सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं अपनी बात रखूंगा वो ये कि जीवन में तृप्ति का प्रमाण क्या। हम सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि तृप्ति जो है जीवन में है। जीवन में तृप्ति का प्रमाण, शुरुआत अगर करें परिभाषा संहिता को लेके तो बहुत स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुकूल वस्तु की प्राप्ति। अब यहां स्पष्ट है कि आवश्यकता मेरी है, मेरे शरीर की आवश्यकता को हम सब पहचान ही चुके हैं कि शरीर जड़ है तो शरीर की आवश्यकता भी जड़ है। जीता मैं हूं तो मेरी आवश्यकता, अनुकूलता से तात्पर्य यही है कि जितने भी स्वीकृति के भाव में जब मैं जीता हूं तो उसी को अनुकूलता बोला है। जहां जहां मेरा स्वीकृति नहीं बना वहां वहां अनुकूलता मुझे दिखती नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि अनुकूलता का सीधा सा जो आशय है वह स्वीकृति से है। जो चीज जैसी है वैसा मैं उसको पहचान पाता हूं, यही स्वीकृति है। भ्रम कभी भी किसी भी मानव को स्वीकार नहीं हुआ। जैसे एक बड़ा भ्रम पूरे मानव जाति में कि शरीर मान के स्वयं जीते रहे और तृप्ति को पाने के काफी प्रयास हुए। परंपरा में अगर देखें हम तो दोनों ही विचारों में काफी सारे जो प्रयास हुए वो किसके लिए हुए? अनुकूलता के लिए हुए। लेकिन एक बड़ा मिसिंग फैक्टर ये रह गया, शरीर मान के जीने वाला व्यक्ति जब भी अनुकूलता देखेगा वो किसी भौतिक सुविधाओं में चला जाएगा या फिर विरक्ति में, या फिर जो भी है वास्तविकता को छोड़ के नाकार के केवल आस्था विधि में जीना। तो यही कारण रहा कि दोनों ही विचारों के साथ मानव जाति इतने वर्षों से जीते आने के बाद भी तृप्ति को पहचान नहीं पाई, तृप्ति को स्वीकार नहीं कर पाई, तृप्ति को अपना स्वत्व नहीं बना पाई। चाहे वो भौतिक जगत में जिया हुआ कितना भी संसाधन से युक्त मानव हो, चाहे राष्ट्र हो। दूसरा, आध्यात्म में जिया हुआ कितना भी घोर तपस्या किया हुआ व्यक्ति हो, उस अनुकूलता को स्वीकार नहीं कर पाया। एक दूसरा बात ये भी समझ में आता है, तृप्ति की जब हम बात अपने में समझने जाते हैं तो अध्ययन काल में ध्यान में आता है हम दो ही काम करते रहते हैं। या तो शरीर से भोगते रहते हैं तृप्ति की चाहना में, या अध्ययन करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा घाट है कि हम पहचान पाएं कि हम किस समय भोग रहे हैं, किस समय अध्ययन कर रहे हैं। जब भोग रहे होते तो अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं, और जब अध्ययन कर रहे होते तो भोगना होता नहीं। अब अध्ययन की बात करें तो जैसा कि हम पूरे दर्शन को समझने के क्रम में पहले कोई सूचना या कोई शब्द हमारे पास आता है। जब भी अध्ययन के आशय में ये पकड़ में आया कि जब भी दर्शन के समझने गए तो कोई शब्द के रूप में कोई सूचना हमारे पास आई। ये जो सूचना है, जब इसको मैं सहमति के स्तर पर रहता हूं तो भी तृप्ति है नहीं। वो वही है कि मुझे थोड़ा सा आभास होता है कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ हम एक मत हो जाते हैं कि हाँ यहां रह के कुछ रास्ता दिखता है। उसके अगले चरण में सूचना को मैं जाता हूं तो यहां स्वीकृति का बात बनता है, इस स्वीकृति की बात बनती है। और आगे अपने सूचना को मैं लेके जाऊं तो ध्यान में आता है कि सारी सूचना एक अर्थ के रूप में है, और सारा जो शब्द का अर्थ है वो किस में है? सारा शब्द का अर्थ किसी वस्तु में है। तो अर्थ तक अगर हम आ गए तो ये हमें आश्वस्तता हो जाती है कि कोई वस्तु ऐसी है जो मेरी आवश्यकता से जुड़ती है, जो मेरे स्वीकृति से जुड़ती है। जब ये दोनों क्रॉस चेक हो जाता है तो यहीं से मैं काफी अपने में तृप्ति को महसूस कर पाता हूं। वास्तव में देखा जाए तो तृप्ति अनुभव के बाद है।
ये भी कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई सूचना है, अर्थ है, अर्थ के बाद कोई वस्तु है, अर्थ में एक काम शुरू हो जाता है, यहां मनन शुरू हो जाता है। सूचना हमको मिल गई, वो केवल श्रवण है। श्रवण के बाद जब मनन होता है, मनन के साथ हम प्रयास करते हैं कि अर्थ को पहचान पाए। अर्थ को पहचानने के बाद जो दो घटनाएं जिसके शब्द से हम वाकिफ ही हैं, एक को बोला साक्षात्कार और एक को बोला अनुभव। तो वस्तु का ही अनुभव है, और वस्तु का अनुभव सहअस्तित्व में है। जो कुछ भी साथ साथ है, जब इसको पहचान पाते हैं तो यही अनुभव होगा, ऐसा सूचना ही है अभी। तो वास्तव में दर्शन में जो बहुत स्पष्ट रूप से देखा जाए, या जैसा श्रद्धेय नागराज जी को सुना कि तृप्ति जो है ये अनुभव के बाद, ये तब तक क्या, तब तक आज हम जिस प्रक्रिया में हैं, एक तो ये एक बड़ा घाट मैं पहचान पाता हूं कि मेरी आवश्यकता क्या है, तो मैं अपनी आवश्यकता को तृप्ति के रूप में भी पहचान पाता हूं, समाधान के रूप में पहचान पाता हूं, समृद्धि के रूप में पहचान पाता हूं। इसमें क्या अनुकूलताएं हैं और क्या स्वीकृतियां हैं? तो एक बड़ी स्वीकृति ये होती है कि इसका अनुसंधान हो गया और एक ऐसा व्यक्ति जी रहा है, एक मानव, एक व्यक्ति की पहचान हो जाना, ये पहली स्वीकृति है। क्योंकि सारा ज्ञान, सारी तृप्ति किसी पुस्तक में तो मिलने वाली नहीं है। तो कहां मिलनी है? कोई व्यक्ति ऐसे तृप्तिपूर्वक जीता हुआ मुझे दिखता है, तो स्वीकृति का पहला घाट जो मुझे अपने में स्पष्ट होता है वो यही है कि स्वीकृति मानव में है। एक मानव ऐसा जीता हुआ मुझे दिखता है, तो ये मुझे तृप्ति का पहला बिंदु नजर आता है। दूसरा, ऐसे मानव के साथ जब मैं अपने पठन को, जब मैं अपने मनन को पूरा करता हूं, तो यहां से अपने में बात बनती है कि वस्तु को देखना है। जब भी वस्तु को देखता हूं कि सारी वस्तुएं सहअस्तित्व के रूप में ही है, ये होना ही इसको अनुभव के रूप में होगा, ऐसा कहा है। लेकिन हाल फिलहाल ये ध्यान में आता है, इतना आश्वस्त हो जाना कि मेरी आवश्यकता क्या है उसको मैं ठीक से पहचान पाऊं। उस आवश्यकता को पूरा करने का जो रास्ता है वो काफी मेरे अनुकूल है। इसको हम कहते हैं व्यवहारिक भी है, परिवार के साथ जीने योग्य भी है। मैं जहां जी रहा हूं वो परिवार के साथ जीना जुड़ता है। ऐसा जीना मेरा समाज के साथ भी जीने की योग्यता से मैं योग्य होता हूं, समाज में जीने के योग्य होता हूं। ये एक अनुकूलता है। आगे अनुकूलता देखें तो समझ में आता है कि पूरे राष्ट्र के साथ, अंतरराष्ट्र के साथ जीने की अनुकूलता इसमें बनती है। तो ये पूरे घाट अपने में क्रॉस चेक हो जाना कि मैं जिस रास्ते पे, जिस वस्तु के अध्ययन अभ्यास के लिए लगा हूं, वो मुझसे लेकर, परिवार से लेकर, समाज से लेकर राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक जुड़ता है। तो मैं आज जहां भी, जिस भी स्तर पे जीता हूं, अपने में एक तृप्ति होती है, अपने में एक आश्वस्तता बनती है कि मैं जिस काम में लगा हूं वो भले ही आज मैं छोटे रूप में कर रहा हूं। जैसे बाबा जी कहते ही थे, विचार के रूप में जितने सिर में बाल है उतने हैं, इतना ख्याल आता ही है। हमारा जो फैलना है विचार के रूप में इतना फैलता है, जीने में जाओगे तो एक बाल बराबर भी हम जी नहीं पाते। तो उसका आशय यही है कि तृप्ति हमको हर जगह देखना चाहते हैं, अपने में, अपने बच्चों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ, जो आज शायद नहीं है उनके साथ भी हम ऐसा जी पाए, इतना आश्वस्त होकर जीना चाहते हैं। इस आश्वस्तता के साथ ये बड़ी बात ध्यान में आती है कि अब ध्यान में आता है कि जो रास्ता हमने पहचाना है कि विचार के साथ हमको अलाइन होना है, या जो बात जिसको कह रहे कि विचार के साथ अलाइन होना है, कुछ शब्द हमारे साथ हैं, उसके अर्थ तक पहुंचते हैं। अर्थ जो है, कहा भी है कि सारा जो शब्द का अर्थ किसी वस्तु में ही है। तो अब हमारा प्रयास आगे ये होना चाहिए कि जो अर्थ है वो किसी वस्तु में ही है। जब तक इस वस्तु की तरफ ध्यानाकर्षण हमारा मनन की तरफ नहीं जाएगा, तब तक हम केवल सूचना और सूचना के साथ विश्लेषण तक ही पहुंच पाते हैं, उसके आगे जा नहीं पाते। इसका एक घाट ये भी समझ में आता है, या इसका एक डायमेंशन ये भी मुझे अपने में दिखा कि जैसे तृप्ति जो है, एक तो सूचना के साथ, जैसे हमने कहा 4.5 क्रिया में, 4.5 क्रिया को पहचानने के बाद अगला जो स्टेप हमको समझ में आया, जिसको हम कहते हैं तुलन। 2 डायमेंशन है। जैसे 4.5 क्रिया में हम सब जानते ही हैं, प्रिय, हित, लाभ, इसमें जीते हुए भ्रम ही है, पीड़ा ही है, भय ही है। तो तृप्ति का पहला शुरुआत ये निकल के आता है, मैं अपने में जांच के देखूं कि मेरे विचार में जो कुछ भी चल रहा है उसके तुलन का आधार अभी है क्या। तो इसके तुलन का आधार जैसे ही मैं न्यायपूर्वक जीने की ओर अपने अध्ययन अभ्यास को लगाता हूं, तो यहां से अपने में तृप्ति का ठौर दिखाई पड़ने लगता है, जो आगे चल के न्याय, धर्म और सत्य तक
इंक आ गई रे भाई। तो ये घाट एक ये भी अपने में क्रॉस चेक है कि मैं जो भी विचार कर रहा हूं, जो भी कार्य व्यवहार कर रहा हूं, उसके पीछे सारा विश्लेषण जो है वो प्रिय हित लाभ में है या न्याय के साथ। अगर ये विश्लेषण मेरा प्रिय हित लाभ के अलावा मैं देख पा रहा हूं कि प्रिय हित लाभ नहीं है, तो है कहां? तो न्यायपूर्वक है। व्यवहार में जब मैं जीने जाता हूं तो न्यायपूर्वक मैं ऐसा जी पाता हूं, तो ये मेरे एक तप्ती का बड़ा घाट दिखाई पड़ता है कि हाँ, ये डायरेक्शन ठीक है। क्योंकि अभी तक जो कहते हैं ना, विश्लेषण भी ठीक हो जाना और विश्लेषण के साथ वस्तु दिख जाना, वस्तु दिख जाने के बाद में उस अर्थ तक पहुंचना और वस्तु को सहअस्तित्व के रूप में देखने का जो हमारे पास एक सूचना है, वहां तक आगे की ओर दिशा में बनाए रखना, ये तीनों जो रास्ते दिखे, जो मुझे लगा कि जीवन में जो तृप्ति है उसका प्रमाण यही होगा कि मैं अपने तुलन को प्रिय हित लाभ की बजाय न्यायपूर्वक देख पाऊं, मैं अपने तृप्ति को भोगने की बजाय अध्ययन के रूप में देख पाऊं। अध्ययन के बाद अगला घाट अभ्यास है ही, जिसको हम 4.5 क्रिया बोले हैं। उसमें मैं देखूं कि कोई शब्द के साथ सूचना है जो कि श्रवण के रूप में है, उसके अर्थ को देख पाऊं, और अर्थ किसी वस्तु में ही है तो हर वस्तु में देख पाऊं, न्याय भी वस्तु ही है, वो वस्तु मुझे दिख जाए, उस वस्तु के साथ मैं चलना सीख जाऊं। इसके लिए एक व्यक्ति में मुझे ऐसी स्वीकृति एक व्यक्ति के प्रति बनती है, क्योंकि अनुकूलता या आवश्यकता अनुसार जिया हुआ व्यक्ति मेरे लिए अगर ऐसा दिखता है तो ही अनुकूलता बनती है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि परंपरा में ऐसा व्यक्ति न मिलना भी शायद हर व्यक्ति को मोटिवेट किया कि मैं अपना रास्ता कोई ढूंढ लूँ, मैं अपने तरीके से कोई रास्ता खोज लूंगा, अपने तरीके से कुछ कर लूंगा। तो ये भी बड़ा एक कारण दिखता है। और दूसरा ये भी कि ऐसा व्यक्ति दिखा लेकिन उसके प्रति स्वीकृति हो जाना, उसके साथ हम अनुकरण पूर्वक जी पाए, उसके आज्ञा पालन में जी पाए, ये दिख जाना भी अपने आप में एक बड़ा घाट दिखता है। तो इतना समझाऊं मैं जीवन में तृप्ति के प्रमाण को लेकर। किसी का कोई प्रश्न हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, सुजीत भाई को माइक दो, एक माइक दे दो। 3 मुख्य प्रश्न है मेरे। हाँ, एक तो फ्लैट सवाल है कि क्या आपका अध्ययन हो गया है, क्या इसको कह पा रहे हैं? अध्ययन की पूर्णता की दिशा में है, क्योंकि अध्ययन हो गया बराबर बोध, बोध हो गया मतलब अनुभव। साक्षात्कार और बोध के बीच, साक्षात्कार बोध और अनुभव के बीच के जो घाट है बहुत नैरो है। वो कहा भी है ना कि 99% तैयारी हमारी अध्ययन के लिए है और 1% में हम बोध और अनुभव को पहचान पाते हैं। अनुभव होने की चीज है, बोध तक के हमारे प्रयास है। तो इतना तो ध्यान में आता है कि जो प्रक्रिया काफी आगे है, उसको हम ठीक से देख पा रहे हैं और उतने ही विश्वासपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे का सारा दिखना और आगे हमको कहाँ जाना ये स्पष्ट हो जाना, ये अपने आप में एक तृप्तिदायक है। इसमें बहुत हलचल या बहुत ऊपर नीचे होता दिखता नहीं है। तो अध्ययन पूरा हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अध्ययन पूरा हुआ इसका मतलब यह है कि इस हर मूल्यों का साक्षात्कार हो जाना, उसका बोध हो जाना। बोध होने के फलन में अनुभव है, अनुभव के बाद उसके प्रमाण पूर्वक जीने की बात है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है, चूंकि प्रक्रिया यथावत बनी रहती है कि समझदार व्यक्ति के अनुकरण, क्योंकि सारे के सारे अर्थ जो है हमको उसी में आदमी में ही देखने होते हैं। तो अब तो जो आप जिनके साथ अध्ययन आप किए वो तो अभी है नहीं सशरीर, तो फिर अभी भी वो प्रक्रिया तो वही लागू है जो नियम है। तो अभी मतलब किसको कैसे किस में अर्थ आप देखने का प्रयास करते हो और कैसे? बढ़िया प्रश्न किया। मेरे ख्याल से इस विषय पे कभी बात ही नहीं हुई। जब तक नागराज जी थे तब तक उनके सानिध्य में रहे ही, सारे प्रश्न पूछे ही, तो उनके रहते रहते ही हमें एक व्यक्ति ऐसा तो मिला जो लगा कि मुझे इस घाट को उनके साथ रह के पार कर सकता है। और एक ऐसा अवसर था कि मित्रता भी थी अजय भैया के साथ, तो बोले साथ में काम कर लेते हैं। तो दूसरी अनुकूलता ये रही कि जिस दिशा में चल रहे हैं उसमें एक अनुकूलता के साथ चला जाए, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं जीना वैसा जीने का एक अवसर भी है। और एक व्यक्ति को हमने देखा कि पूरे कहते हैं ना हर समय उसी दिशा को पकड़ के चलना, ये दूसरी बात। तीसरा, फिर अपने आप में ये भी वेरीफाई कर लेना बाबा जी से ही कि मैं ऐसा जीना चाहता हूँ और इसके लिए भैया के साथ मैं इस कार्यक्रम को पहचानता हूँ। तो वहाँ से उनका कंसेंट मिलना, ये तीनों बात घटना मेरे लिए बड़ी बात थी। तो सही बात है, जो दूसरी बात कही आपने बिल्कुल सही पूछा। तो इसी से अलाइन हो जाना, जहाँ लगता है कि शायद हम अनुमान पे चलेंगे, या तो अनुमान से चलें, 2 ही रास्ते हैं, या तो अनुमान से चलें जिसका कोई ठौर नहीं, या तो अनुभव की रोशनी में चलें। तो अनुभव की रोशनी में चलना ही अपने में तृप्ति देता है कि यार कम से कम अपना अनुमान तो नहीं लगा रहे हम,
या जो दो विचार हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें खोजने नहीं जा रहे। वरना होता ही है, अगर समीक्षा ठीक से ना हो तो वहां हम कुछ ना कुछ खोजते पाए जाते हैं, और कई बार हमको भी पता नहीं चलता कि हम क्या खोज रहे हैं। हाँ, तीसरा तो उसी में है कि अनुकरण ही एकमात्र रास्ता है अपने को समझदारी संपन्न होने का, जैसा मैं अब तक निष्कर्ष पे पहुंच पाया। अनुकरण ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी न पहचानूं, मैं अगर अपनी तीव्रता न पहचानूं, अगर मैं अपनी आवश्यकता न पहचानूं और केवल अनुकरण को पहचान लूं, तो अनुकरण रास्ता तो है, लेकिन अनुकरण के साथ मेरी अपनी कहते हैं ना, अपनी तीव्रता भी हो, मेरा 50% मेरा तो कंट्रीब्यूशन हो। उसी दिशा में, अनुकरण की दिशा में आप अपने को कहाँ पाते हो? क्योंकि व्यक्ति है और आप अनुकरण करने वाले हो, क्योंकि नियम तो अभी भी यथावत ही है, तो किस दिशा में पाते हो और क्या स्थिति है उसकी अभी? निश्चित रूप से जिस दिशा को पकड़े हैं उसमें ये पाते हैं कि ऐसा बहुत कम ऐसा बचा नहीं है कि हम दो दिशाओं में अलग कुछ हाथ पैर मारने का प्रयास करते पाए जाते हैं। बीच में कभी ऐसा हुआ भी तो उसमें कहीं ना कहीं ध्यानाकर्षण भैया की तरफ से हो ही जाता था, या कई बार पूछ लेते थे कि भाई ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना सा ध्यानाकर्षण, क्योंकि देखो डेविएशन थोड़ा सा होता है शुरू में, अगर वहीं पे हमको पता लग जाए कि शायद ये हमारा अनुमान है क्या, तो वहाँ पे अपने आप को वेरीफाई करा लेना, अपने आप को क्रॉस चेक करा लेना। मेरे ख्याल से इतना भर अगर साथ में रह के हो जाता है ना, तो यही बड़ा आपस में पूरकता है। इसी को पूरकता बोला। साथ में रहना पूरकता नहीं है, खाना खाना कोई पूरकता नहीं है। हम जिस विचार के साथ जी रहे हैं उस विचार में बने रहें, और उस विचार के साथ चल रहे कि नहीं चल रहे हैं इसको वेरीफाई करते रहें। और हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति अगर हमको ऐसा प्रॉपरली बता पाता है कि हाँ ये डायरेक्शन सही है, ये पूरकता है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए। और मैं अगर किसी को ऐसा कह पाता हूँ या उसी दिशा में कोई पूछता है बता पाता हूँ, तो शायद मैं उसके साथ पूरक हो पाता हूँ। तो उसमें आखिरी सवाल है कि जितना भी मैं आपको देखा यहाँ पे जीते हुए, उसमें दो ही मैं देखा कि काफ़ी आप सॉफ्ट हार्टेड भी दिखे और काफ़ी स्ट्रांग भी दिखे, मतलब कि काफ़ी कड़क मिजाज के भी। तो दोनों में हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न? देखो, हर मानव समझना चाहता है तो बहुत गहरे से बैठा हुआ है, लेकिन हमारा पुराना अभ्यास भी है। बहुत विनम्रता का बहुत अभ्यास रहा नहीं। बचपन में जैसे हमारा परवरिश हुआ उसमें काफ़ी धक्कम धुक्का होती रही, तो वो अभ्यास थोड़ा बहुत है, पर उसके पीछे आशय कुछ भी गलत नहीं है। मालूम है कि आज नहीं कल समझेगा ही। कई बार अपनी व्यग्रता रहती है कि नहीं, पता नहीं ऐसा जल्दी से क्यों नहीं हो जाता, इतनी अनुकूलता है हमारे, इसलिए तो इतना अनुकूलता था ही नहीं। अब इतना सब कुछ के बाद और क्या चाहिए आदमी को? उसके बाद भी क्या ऐसा ढाक के क्यों जी रहा है आदमी अपने आप को, इतना ओपन होने के बाद? ये अपने में कुछ लगता है ना कि जल्दी से कुछ हो जाए, ये ऐसा कुछ कर लें तभी लगता है, बाकी तो आराम में है कि मालूम ही जाएगा कहाँ आदमी। इस शरीर यात्रा नहीं तो अगले शरीर यात्रा में, काम तो मैं जो कर रहा हूँ ये भी वही करने वाला है। ये इसको डोमिनेंट रखते हैं तो आराम में रहते हैं, लेकिन कई बार लगता है कितने साल हो गए यार, क्योंकि 6 साल हम बिगाड़े, उसके बाद 10-11 साल से यहाँ लगे, तो लगता है कि बाकी लोग इतना समय क्यों लग रहा है, इतना नहीं लगना चाहिए। फिर लगता है वो उसकी स्वतंत्रता भी है, ऐसा भी लगता है। पर यह तो ध्यान में आता है कि जो अनुकूलताएं आज है वह अनुकूलताएं या तो 2000 में नहीं थी, या 2005-6 तक भी नहीं थी, 2009-10 से कुछ अनुकूलताएं बनी। बाबा जी ने बहुत साफ साफ कहना शुरू कर दिया। वो तो बोले भी कि मेरे से भी मतलब धक्का मुक्की हो ही जाती है। तो हमको लगा कि हमसे हो रही तो कोई बहुत बड़ा गलती तो नहीं हो रहा, बस मुख्य मुद्दा है कि पटरी पकड़ के रखना है, धक्का मुक्की को संभाल लेंगे, उसमें क्या है, ये बात। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, सभी को